हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य यूट्यूब चैनल। आप सब देख ही रहे हैं कि एसबीआई ने अपनी क्लर्क की वैकेंसीज भी आउट कर दी है। लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत की बात यह है कि एसबीआई ने प्रॉमिस किया था कि वो 10,000 प्लस वैकेंसीज देगा, बट इस बार सिर्फ 5,100 समथिंग वैकेंसीज जो कि रेगुलर वैकेंसीज हैं वो आई हैं। तो इसका मतलब एसबीआई ने थोड़ा सा हमारे साथ धोखा किया है। बट ठीक है कि अभी जो वैकेंसीज आई है हम उनके लिए फाइट कर सकते हैं। तो इस बार जो एसबीआई ने वैकेंसीज निकाली हैं उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और बाकी चीजें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं या क्या क्या हमें चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहना और सब कुछ जानकारी यहाँ पर हम एक दूसरे को इकट्ठी करके देते हैं। अब यहां पर समझिए कि आप एसबीआई का जो फॉर्म है वो आप 6 तारीख से भर सकते हैं, ये हमें बताया गया है, हमारे पास डेट आई हुई है। तो सबसे पहले यहां पर ये समझो कि जो वैकेंसीज हैं वो स्टेट वाइज होती हैं और हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसीज कैटेगरी वाइज भी मेंशन है यहां पर। तो आप अपने हिसाब से किसी भी स्टेट से भर सकते हैं, बस एक ही शर्त रहेगी कि आप जिस भी स्टेट से आप वैकेंसीज को फिल कर रहे हो या फॉर्म फिल कर रहे हो आप उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि वहां पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपका होगा जिसके थ्रू आपकी लैंग्वेज भी चेक की जाएगी कि आप उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं या नहीं है। तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि किस स्टेट से कितनी वैकेंसीज यहां पर है। तो जैसे यहां पर हमारे पास क्या है, गुजरात है, लैंग्वेज देखो गुजराती लिखी गई है, हिंदी मतलब वहां पर बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अगर आपको गुजराती आती होगी तो ही आप हिंदी वाले जा सकते हो, क्योंकि आपको गुजराती में वहां पर बात करनी पड़ेगी। तो वैकेंसीज अपने पास टोटल 220 है। हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसीज हैं, आप चेक कर सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश की 310 है, कर्नाटका की हमारे पास 270 है। टोटल में मैं ये बता रहा हूँ कि एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल सबकी मिलाकर, राइट। मध्य प्रदेश में 100 ही है टोटल अभी तक। छत्तीसगढ़ में अगर आप देखो तो 220 है, उड़ीसा में 190 है। ऐसे ही चलते चलते अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर देखो लास्ट में जो टोटल आई है वो आई है 5180। तो 5180 वैकेंसीज हैं और काफी वैकेंसीज हमारी यहाँ पर बैकलॉग में भी हैं। तो बैकलॉग में जो वैकेंसीज हैं वो एससी एसटी ओबीसी इनकी हैं शायद थोड़ी बहुत, राइट। किसी स्टेट में किसी की है, किसी स्टेट में किसी की। ओबीसी की तो बहुत रेयर ही किसी स्टेट में मिलेंगी, जैसे हम यहाँ पर चेक करें अगर, तो ये अपने पास बैकलॉग वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अपने स्टेट के हिसाब से कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज टोटल आई हैं और कितनी बैकलॉग की बची हुई है। बैकलॉग का मतलब होता है जो लास्ट ईयर फिल नहीं हो पाई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा कुछ समझते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हमारे पास गिवन है चीजें और हमें क्या क्या यहाँ पर समझने की जरूरत है। देखो ओबीसी में दो है अपने पास, एक नॉन क्रीमी लेयर और एक क्रीमी लेयर। तो यहाँ पर बताया गया है कि वैकेंसीज रिजर्व फॉर ओबीसी कैटेगरीज आर अवेलेबल टू ओबीसी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी बट कमिंग इन क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी रिलैक्सेशन, या फिर उनको जनरल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो अगर आप क्रीमी लेयर में हो तो आपको जनरल की तरह ही वहां पर ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहां पर सिंपल सा एक ही मतलब है कि आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा। कोई भी आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट है या डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है वो आपके पास यहां पर सेंट्रल की साइड से ऑथराइज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना और फाइनेंशियल ईयर 2025 24-25 वाला वो होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इसेंशियल आपकी चीजें जो रखनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले एज की बात की जाए तो एज देखो यहां पर क्या बताई है, एक डेट दी गई है 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 इस डेट से पहले कोई बच्चा, मतलब यहां पे क्या है कि नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट अबाउट 28 ईयर्स। तो इस डेट से पहले का बच्चा देखो अब इसके बीच में होना चाहिए अपने पास जो डेट है कि इस डेट से पहले का बच्चा और इस डेट के बाद का बच्चा ना हो। मतलब 2 अप्रैल 1997 में जो बॉर्न हुआ है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। बट अगर कोई 1 अप्रैल को हुआ है, 1 अप्रैल 1997, तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। या अगर कोई 2 अप्रैल 2005 का बर्थ है तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अपना देख लेना कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिलती है। ओबीसी में 3 साल की मिलती है, एससी एसटी में 5 साल की आपको मिलती है, पीडब्ल्यूडी है आप, जनरल ईडब्ल्यूएस कुछ भी है तो 10 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलता है। तो उस तरीके से आप यहाँ पर रिलैक्सेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर कि आपने यहाँ पर पढ़ लिया अपना अब एज का क्राइटेरिया आपने पढ़ लिया। एजुकेशन का क्राइटेरिया अब यहाँ पर समझना कि एकेडमिक्स में आपको कब कितनी ग्रेजुएट मतलब होना पड़ेगा। आपके पास एक डेट है एज ऑन 31 दिसंबर 2025, मतलब इस डेट तक आपकी जो डिग्री है या आपकी जो फाइनल मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए, या आपकी जो पासिंग डेट है
वो इस डेट से बाद की नहीं होनी चाहिए। इस डेट के अगर बाद की है तो वो आपके लिए मतलब एलिजिबल काउंट नहीं होगी, आपके लिए वो प्रूफ नहीं होगा और आपको डिनाई कर दिया जाएगा कि आप उसके लिए अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंटेशन करोगे तो उसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर आपके पास मार्कशीट इस डेट से पहले आ सकती है तो ही आप फॉर्म को भरें, अदरवाइज ना भरें। चलिए, ये रिजर्वेशंस हैं कुछ अपने जो बेंचमार्क्स हैं वो उन्होंने अपने हिसाब से किया हुआ है डिसेबिलिटीज के बेसिस पर। बाकी और चीजें देखते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग रिलैक्सेशंस हैं। तो यहाँ पे समझो अब आगे की बात कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहेगा, इस बार सेम है या कुछ डिफरेंट है वो समझते हैं। कि देखो, पहले हमारे पास फेज 1 होगा, प्रीलिमिनरी होगा, यहाँ पर सिंपल सी बात है, वो हर बार हो ही रहा है। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 मैथ्स और 35 रीजनिंग के होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 20-20 मिनट का हमारा सेक्शन होगा, 1 घंटे में हमारा 100 क्वेश्चन का यहाँ पर होगा। तो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स। मेंस के लिए यहाँ पे समझो मीडियम ऑफ एग्जाम के लिए यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि आप इंग्लिश और हिंदी कुछ भी वहां पर कर सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास जनरल अवेयरनेस, मतलब आपके जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आएंगे इस फॉर्म में, इसमें आपको करंट अफेयर्स मिलने वाला है। तो करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं, उसके लिए आपको 35 मिनट मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके पास सेक्शनल टाइम भी है। जनरल इंग्लिश यहाँ पर आपकी 40 क्वेश्चन 40 मिनट, मतलब सॉरी 40 मार्क्स 35 मिनट होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब आपका जो मैथ्स का सेक्शन रहेगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर और 45 मिनट। रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर के वो होंगे। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे होंगे जो आप, मतलब कुछ क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन आपके पास 1.2 मार्क्स के यहाँ पर होने वाले हैं। तो बाकी सब सब्जेक्ट्स में जो आपके पास हैं, एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और रीजनिंग में आपके पास 1.2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो डिडक्शन भी जो होगा आपका 1/4 उसी हिसाब से होगा कि 1.2 का 1/4 आपका डिडक्शन भी होगा अगर आपका मार्क्स मतलब आप अगर क्वेश्चन को गलत करते हो। तो टोटल हमारे पास है 190 क्वेश्चन, 200 मार्क्स एंड 2 आवर्स 40 मिनट्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा टाइम। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप समझिए, ये हमारे पास गिवन है लिस्ट ऑफ मीडियम एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाइड फॉर। तो आप अगर किसी स्टेट से अप्लाई करते हो और उसके उस स्टेट में किस किस लैंग्वेज में आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा। तो इंग्लिश और हिंदी, अंडमान एंड निकोबार में आप इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब इसका मतलब ये है कि आप जो व्यू इन कर सकते हो, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा आप उस क्वेश्चन को किस लैंग्वेज में देख सकते हो। इंग्लिश का जो सेक्शन होगा आपका वो इंग्लिश में ही आएगा, जो दूसरे सेक्शंस आपके होंगे वो इस लैंग्वेज में आप खोल सकते हो। जैसे अगर आप आंध्रा की बात करो तो आप तेलुगु में भी खोल सकते हो, आपके पास तेलुगु लैंग्वेज में भी लिखा आ सकता है रीजनिंग का सेक्शन या मैथ्स का सेक्शन। तो ये इस तरीके से आपको बताया गया है कि मीडियम ऑफ एग्जाम आपका वहां पर लैंग्वेज में कैसे आएगा। ठीक है, चलिए और जो आपके लिए यहाँ पर जरूरी चीजें हैं जानने की वो है, ये है कि डेट कब होगी। तो एग्जाम की जो डेट है वो हमारे पास सितंबर आई है अभी तक प्रीलिम्स के लिए, और इन्होंने भी यहाँ पर बताया टेंटेटिवली शेड्यूल्ड इन सितंबर के लास्ट वीक में होगा, अगर सितंबर में होता है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज यहाँ पे देखो, इन्होंने बोल्ड लेटर्स में लिखी है कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर डेट सेशन शैल बी एंटरटेन। मतलब एग्जाम एसबीआई की साइड से आपको जिस डेट के लिए दिया जाएगा, जिस सेंटर पे आपको बोला जाएगा आपको वहीं पर जाना है, आप कॉल करके उनसे आप चेंज नहीं करवा सकते, कोई रिक्वेस्ट आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए पे स्केल की बात करें तो काफी अच्छी है, और अभी हाल फिलहाल में अगर इन हैंड सैलरी की बात करें तो 42 से 45 के बीच में आपके इन हैंड सैलरी चल रही है। ठीक है, आपके न्यू ज्वाइनीज के लिए बता रहा हूं मैं कि 45 तक आपको मिल जाती है वहां पर सैलरी। डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सिटी है, या सिटी टू सिटी भी डिपेंड करती है। और प्रोबेशन पीरियड का थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी गवर्न्ड बाय द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विसेज रेगुलेशंस ऑफ द बैंक इन फोर्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो मतलब वो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपसे करवाएंगे, और जो मिनिमम टेन्योर रहता है या पीरियड रहता है वो 6 मंथ्स का रहता है एसबीआई क्लर्क के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। द न्यूली अपॉइंटेड जूनियर एसोसिएट विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। यस, तो यही मैंने आपको बताया कि 6 महीने का मिनिमम प्रोबेशन पीरियड रहता है, कि इससे पहले आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ते हो तो कुछ अमाउंट होता है जो आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट जो है वो ओपन नहीं है, सो अमाउंट के बारे में हम बात नहीं कर सकते। पीईटी एग्जाम जो है हमारा एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूबीडी वालों पर्संस के लिए होता है, जनरल वालों के लिए पीईटी का कोई एग्जाम नहीं होता है। और जो आपका एग्जामिनेशन के लिए जो कॉल लेटर आता है जिसे आप एडमिट कार्ड बोलते हो, वो आपका मेरे अकॉर्डिंग एक वीक के अंदर आता है। जब आपका एग्जाम है तो उससे 1 वीक पहले आपके पास वहां पर एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं एसबीआई की साइड से, या मैक्सिमम 10 दिन पहले आपको मिल जाता है। चलिए, और मेंस का एग्जाम भी होगा आपका, वो आपको पता ही है। तो यहाँ पे आपको पता है कि प्रीलिम्स करना है, मेंस करना है, और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है यहाँ पर अभी। और
ठीक है, फीस की बात करें तो कैटेगरी वाइज है यहाँ पर देखो, जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 750 है और बाकी सब कैटेगरीज के लिए 0 रुपीज है। तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अलावा किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई क्या करना है, आपको जाना है अपनी साइट पे, वेबसाइट आपको पता ही है राइट, आप वहां से डायरेक्टली जाके जो बिल्कुल न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये डाउट चल रहा हो कि मैंने पिछले साल भी किया था, तो वो यूज नहीं होगा, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन का भी थोड़ा सा समझ लेना कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन में जो एसबीआई ने फॉर्मेट दिया है आपको वही करना है, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है। और टेक्स्ट देखो ये रहा कि यही वाले फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो गलत माना जा सकता है, क्योंकि वो किसी भी पोजीशन पे जाके, मतलब आप किसी भी मान लो कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, लास्ट में जाके उन्होंने अगर उस चीज को वैलिडेट नहीं किया तो आपको वो बाहर भगा सकते हैं या निकाल सकते हैं वहां पर। ठीक है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर होना ही चाहिए, अगर लेफ्ट थंब नहीं है तो आप राइट थंब भी यूज कर सकते हो वहां पर। ठीक है, और इसके लिए भी, लेफ्ट थंब के लिए भी आपको कौन सी इंक यूज करनी है वो भी यहाँ पर समझ लो कि आप यहाँ पर ब्लैक से ही करना, आपके सिग्नेचर ब्लैक से होने चाहिए, आपका जो थंब है वो भी ब्लैक से होना चाहिए, और ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ये भी ब्लैक से ही लिखना, क्योंकि ब्लैक को ही वहां पर माना गया है। ठीक है, किसी और पेन से मत लिखना, इस चीज को ब्लैक से ही यूज करना और ब्लैक पे ही आप यहाँ पर रहना। प्लीज ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि ब्लैक पेन आप यहाँ पर यूज करो, बाकी आपके लिए कोई भी ऐसी एज सच इंपॉर्टेंट बात इसमें नहीं आई है अभी तक। ठीक है, और सिग्नेचर जो है वो कैपिटल में मत करना, बिल्कुल रनिंग हैंड में करना, और यहाँ पर दिया होगा जरूर यहाँ पर कि किस पेन से आपको करना है, एक बार चेक कर लेते हैं। बाकी मेरे हिसाब से ब्लैक पेन ही यूज करना, बाकी अगर गिवन है तो हम उस हिसाब से देख लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेफ्ट थंब इफ कैंडिडेट, ठीक है, नहीं है यहाँ पर, बट आप लोग ब्लैक पेन से यूज करना प्लीज, है ना। यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा, लिखा तो जरूर होगा बट यहाँ पर करना आप ब्लैक पेन से। बाकी और कुछ आपके लिए यहाँ पर ऐसा इंपॉर्टेंट एज सच नहीं है, और जो आपके रहेंगे, जो भी आपके जो फॉर्म्स रहेंगे, जैसे आपकी किसी भी कैटेगरी का रहेगा तो वो 2024-25 टेन्योर का रहना चाहिए, मतलब उस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो पुराना हो, उसको अगर आपके पास पुराना है तो प्लीज़ उसे रिन्यू करा लीजिए, क्योंकि वो यूज़ नहीं करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका जो होना चाहिए वो वहाँ पर जो भी आपकी जो कैटेगरी है या फिर आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है किसी भी तरीके का डिसेबिलिटी का या कैटेगरी का, तो वो आपका सेंट्रल से यहाँ पर मान्यता होनी चाहिए। तो ये आपका जो है फॉर्म है, जल्दी से जल्दी जाइए और इस फॉर्म को भरिए, अपनी स्टेट के हिसाब से देखिए और कमेंट करके बताना कि आप किस स्टेट से भर रहे हो, क्योंकि लास्ट टाइम जो है काफ़ी बच्चों ने फॉर्म भरा था, क्योंकि वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा थी। तो आप किस स्टेट से फॉर्म भर रहे हो ये भी आप एक बार यहाँ पर हमें बताना। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, थैंक यू।